मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो कोशिकाओं से होता है, सेल्स से होता है। आज हम उसी कोशिका की संरचना पढ़ने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। चलिए कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेल स्ट्रक्चर। देखिए, हम जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये भी एक प्रकार की ब्रांच होगी। तो जिस विज्ञान की या साइंस की ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। और इसी को कभी कभी हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो ये एक ब्रांच हो गई। और अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। यदि मैं बात करूं कि मुख्यतः जो विकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, उसमें हम दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्राणी कोशिका या जंतु कोशिका जिसे एनिमल सेल कहते हैं, और एक हम पढ़ते हैं पादप कोशिका या प्लांट सेल जिसे हम कहते हैं। तो इन दो कोशिकाओं का वर्णन पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कोशिकाएं जीव सजीव जो है इस अर्थ पे दो प्रकार के हैं, प्लांट और एनिमल। तो कोशिकाएं भी कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। हम जो कोशिका की संरचना पढ़ने जा रहे हैं वो जंतु कोशिका की संरचना पढ़ने जा रहे हैं कि जंतु कोशिका या एक एनिमल जो सेल होती है वो किस प्रकार की होती है। तो सामान्यतः एनिमल सेल जो होती है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। इस कवरिंग को अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। और इसी को ही हम, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। इसका नाम प्लाज्मा झिल्ली क्यों है ये भी बताने वाला हूं मैं। और इसी का ही नाम कभी कभी हम जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका कला भी हम इसको कह देते हैं। जीव द्रव्य कला या कोशिका कला। कला का मतलब भी क्या होता है? यहाँ पर झिल्ली ही होता है। चलिए, तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये पूरी बॉडी की सुरक्षा करती है। ठीक है। और इसी कोशिका झिल्ली से क्या होता है? तो यहाँ पर आवागमन या एक्सचेंज का काम होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो पड़ोसी कोशिका जो होती है, नेबर जो सेल होती है, वो बिल्कुल अपना रिलेशन बनाए रखती है, वो अपना एक्सचेंज चालू रखती है, विनिमय चालू रखती है। तो इसी के थ्रू ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या होता है? एक्सचेंज की क्रिया होती है, और ये सुरक्षा करने का काम भी कर रही है। चलिए नेक्स्ट हम क्या है, यदि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी किससे होती है? तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है पीएलपी। पीएलपी का मतलब होता है प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की। इसका मतलब ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, समझिएगा, इस एक जो कोशिका होती है, हर कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस तो होता ही होता है। कुछ कोशिकाओं को छोड़ के, जैसे मैं बताऊंगा आपको, जब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि जो मैमल्स के जो आरबीसी होती है उसके अंदर ये हमारा क्या न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अलावा बॉटनी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट सेल्स, जाइलम और फ्लैम जो होती हैं, उनके अंदर भी कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती है, उसमें क्या नहीं होता है, जैसे वेसल्स, है ना। चलिए, इसके अलावा वहां पर हम बात करें कि कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें होती है ना आरबीसी में, जैसे ऊंट की बात करें। चलिए, डिटेल हम बाद में देखेंगे, पर अभी बात करें हम यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये कोशिका का नियंत्रक होता है। क्या होता है? कोशिका का नियंत्रक। इसे हम कहते हैं, इस कोशिका का नियंत्रक क्यों कहते हैं? कि ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करता है कि ये पूरी की पूरा एक कंट्री है और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है जी, डन। आगे चलते हैं। तो कंट्रोलर हो गया एक तरह का। और यदि मैं बात करूं कि इस सेल की जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। और ये डबल मेम्ब्रेन, और कहीं कहीं पर पोर पाए जाते हैं, बताऊंगा क्यों पाए जाते हैं ये पोर। अच्छा जी, तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर धागे नुमा एक संरचना पाई जाती है। ये जो धागे नुमा संरचना होती है ये क्या कहलाती है? ये क्रोमेटिन कहलाती है। ठीक है जी। और ये किसमें परिवर्तित होती रहती है? क्रोमोसोम्स में परिवर्तित होती रहती है। अब दोनों में अंतर बताता हूं, होता क्या है। क्रोमेटिन एक लंबा धागा होता है। ठीक है, एक लोकल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक लंबा धागा होता है, और ये लंबा धागा जब सेल डिवीजन होता है, मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्लास में, यदि नहीं देखी है आपने मेरी फर्स्ट क्लास तो जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था
कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स वही गुणसूत्र, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होना होता है तब ये लंबा धागा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है। कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर मानव की कोशिका में, तो कितने होते हैं, 46 होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रकार का प्लाज्मा भी पाया जाता है, ये यहाँ पर द्रव्य भी पाया जाता है, मैटर पाया जाता है। इसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया, पर यदि मैं पूरी सेल की बात करूं तो पूरी सेल के अंदर भी यहाँ पर ये द्रव्य पाया जाता है, और इस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों टर्म्स आप याद करते चले जाइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। चलिए इसके बाद मैं बात करूं कि इस पूरे कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती हैं। चलिए तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे, देखिए मैं जालनुमा संरचना बना रहा हूं, रेटिकुलम होती है, आप जालिकाएं जो होती है इस प्रकार की, ये पूरी सेल में संरचनाएं पाई जाती है। और कुछ संरचनाएं तो ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई है, पर कुछ संरचनाओं को मैं ड्रॉ कर रहा हूं कहां पर, सेल मेम्ब्रेन के साथ में। कुछ संरचनाएं किससे जुड़ी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और ये जो संरचनाएं होती है इनको सम्मिलित रूप से दोनों प्रकार की संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, तो इन संरचनाओं को हम कहते हैं ईआर। क्या कहते हैं, ईआर। ये भी ईआर है, ये भी ईआर है। अब ये ईआर क्या होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ईआर की मैं बात करूं तो ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की हो गई। ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक SER और एक होती है RER। इसका मतलब क्या है, S का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और R का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम हिंदी में अकणिकामय क्या कहते हैं, अकणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या कहते हैं हम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है जी। अंतःप्रद्रवी जालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित जालनुमा संरचनाओं को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और रफ को क्या कहते हैं हम, कणिकामय हिंदी में कहते हैं। कणिकामय मतलब जिसके ऊपर ग्रैन्यूल्स उपस्थित है, इसका मतलब वो क्या होगी, रफ होगी। और जिसके ऊपर ग्रैन्यूल्स नहीं है वो क्या होगी, अकणिकामय, मतलब ग्रैन्यूल्स क्या है, एब्सेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है वो होती है SER, क्योंकि इस पे ग्रैन्यूल्स नहीं होते। अब ये ग्रैन्यूल्स क्या है मैं बताने वाला हूं आपको। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो जुड़ी हुई होती है उस पे आपने ध्यान रखना है कि इस पे स्पेशल प्रकार के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम RER कहते हैं। क्या कहते हैं, RER कहते हैं। देखिए स्पेशल ग्रैन्यूल्स बना रहा हूं, और ये जो ग्रैन्यूल्स है ये क्या कहलाते हैं, तो ये ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं राइबोसोम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। देखिए ये ग्रैन्यूल्स बनते कहां हैं, तो मैं बता दूं आपको, ये जो आपका केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं केंद्रिका, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और इसी केंद्रिका की मैं बात करूं तो इसी केंद्रिका के अंदर किसका निर्माण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का निर्माण, ये राइबोसोम बनके इन छिद्रों से होके कहां लग जाते हैं, यहां लग जाते हैं। इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका को अपन क्या कहते हैं, RER कहते हैं। तो दो प्रकार की होगी। अब देखिए आगे, यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या कार्य करती है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका ये कोशिका के आकार को बनाए रखती है। कोशिका का आकार बनाए रखती है, ये डिसाइड करती है कि कोशिका का आकार क्या होगा। स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर है ना, तो कभी दबाव भी पड़ा तो इस प्रकार से आकार बनाए रखती है। इसके अलावा ये दो प्रकार की हो गई। अब हम राइबोसोम्स की बात कर ले तो राइबोसोम का क्या कार्य है, तो राइबोसोम हमारे अंदर क्या कार्य करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन सिंथेसिस कौन करते हैं, तो राइबोसोम करते हैं। और इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, तो राइबोसोम का ही दूसरा नाम होता है
प्रोटीन फैक्ट्री। क्या नाम होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। अच्छा, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका कर रही है, इसलिए यहाँ पर केंद्रिका को या न्यूक्लियस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज ना होए, केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोमल फैक्ट्री केंद्रिका को कहते हैं, और राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इस कोशिका के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती हैं, कुछ गोल स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता दूं। इन गोल स्ट्रक्चर्स का निर्माण यहाँ पर उपस्थित कुछ एक कोशिकांग है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी, इससे होता है। मैं आपको एक एक कोशिकाओं को डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिएगा, और इससे पहले वाली भी क्लास देखिएगा, क्योंकि जो पिछली क्लासेज आप नहीं देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंटिन्यू रहिए। देखिए जो ये गोल्जी काय होता है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये क्या है? गोल्जी काय है। और ये जो गोल्जी काय है इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस कहते हैं, गोल्जी उपकरण कहते हैं, ठीक है। इसका नाम एक और है, इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया। अच्छा, लाइपो शब्द किसके लिए आता है? तो लाइपो शब्द आता है फैट के लिए, है ना, फैट के लिए। तो अब इसका कार्य क्या हो गया? तो यदि मैं बात करूं तो गोल्जी काय का कार्य होता है वसा का संग्रहण, लिपिड का संग्रहण करना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अच्छा, एक और कार्य होता है इसका, क्या कार्य होता है? स्त्रावण का। स्त्रावण का मतलब क्या होता है? सिक्रेशन करना। इस कोशिका के बाहर कोई भी चीज निकालनी है, ये मैं आपको बेसिक मतलब स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसका डिटेल हम देखने वाले हैं आगे। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ आपको आगे। ये जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, जितने भी चीजें प्रोटीन से बनती है, जो कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। देखिए प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है, और उस प्रोटीन को लेके यहाँ पहुंचती है कहाँ पर? गोल्जी काय की तरफ, और गोल्जी काय ट्रांसपोर्ट का काम करता है एक तरह से, इसलिए गोल्जी काय को हम सामान्य भाषा में, लोकल भाषा में ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। चलिए और कुछ संरचनाएं, इसी गोल्जी काय से कुछ संरचना, गोल संरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है जी। और इन गोल संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो ये जो गोल स्ट्रक्चर्स मैं बना रहा हूँ, चलिए ये जो गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं इसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हम लयनकाय कहते हैं। अब ये क्या होती है? चूंकि ये जो गोल संरचनाएं होती है इनके अंदर स्पेशल कुछ एसिडिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं बताऊंगा मैं। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इनके अंदर कुछ प्रकार के एसिडिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में डेड मटेरियल का अपघटन करने का कार्य करते हैं, लाइसिस करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो लाइसोसोम है कभी कभी विपरीत परिस्थिति में यदि कोई वायरस, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है आपको पता है, यदि कोई वायरस हो गया, कोई पैथोजन हो गया, रोगाणु हो गया, जीवाणु हो गया, जब यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, हमारी सेल पे अटैक करता है, तो ऐसी स्थिति में ये इम्यूनिटी का कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। और इस को जलाने के लिए यहाँ पर एसिडिक एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है यहाँ पर हम कहें तो पैथोजेंस का, तो ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे लाइसोसोम एक साथ बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी सेल बर्न हो जाती है, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में इसलिए इस लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं तो सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग क्यों? क्योंकि इसने खुद की कोशिका का सुसाइड करवा दिया। डन। तो इस प्रकार से हम एक एक कोशिकाओं का डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो रुकिएगा नहीं, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज बता रहा हूं मैं, बहुत डिटेल जाने वाला हूं, बहुत डिटेल, जो आपके नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि एक और संरचना यहाँ पर कोशिका के अंदर उपस्थित होती है, जिसे हम डिटेल से जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये देखिए इस प्रकार की संरचना, और ये हमेशा केंद्रक के पास होती है, ध्यान रखिएगा। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? तो इस संरचना को हम कहते हैं तारककाय। क्या कहते हैं? तारककाय। या इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? तो इंग्लिश में इसे कहते हैं हम सेंट्रोसोम।
ठीक है। और ये जो सेंट्रोसोम है इसका कार्य क्या होता है, तो सेंट्रोसोम हमारे अंदर सेल डिवीजन का कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, गुणसूत्रों के विभाजन का कार्य करता है। मैंने बताया ना सेल डिवीजन होता है जब गुणसूत्र बन जाते हैं, फिर गुणसूत्रों का डिवाइडेशन ये करता है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। तो ये आपकी एक सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई है, एक बार जल्दी से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है जी। मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका देता हूं और कंटिन्यू क्लासेस से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।